हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। 2 दिन से वीडियो इसलिए नहीं आया था क्योंकि मेरे साथ जो बहुत बच्चे थे उनका EMRS का पेपर था और मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी वीडियो उन लोगों की छूटे। इसी तरीके से जिस दिन KVS का एग्ज़ाम होगा उससे एक दिन पहले भी कोई वीडियो नहीं आएगा और KVS के एग्ज़ाम वाले दिन भी कोई वीडियो नहीं आएगा। बिकॉज़ उस टाइम पे आपका मेन मोटिव होना चाहिए कि आप उसको रिवाइज़ करें, स्टडी करें। ओके, तो सबसे पहले EMRS का PGT बायो का कल बच्चों का पेपर हुआ है। अगर मेरे को टाइम लगा मैं TGT का भी एनालिसिस कर दूंगी। तो PGT बायोलॉजी वाले बच्चों का जो एग्ज़ाम हुआ है हम उसके एनालिसिस देखेंगे, वेटेज देखेंगे और ये देखेंगे कि अब हमारी KVS की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। एंड ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं इसकी डिटेल एनालिसिस मेरे ग्रुप में शेयर भी कर दूंगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, तो सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न को अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे कि हमें पता था कि यहाँ पे 15 क्वेश्चन हमारे डिस्क्रिप्टिव थे और 40 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे 40 क्वेश्चन यहाँ पे कंसेप्चुअल थे। यहाँ KVS में आपके 60 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव होंगे एंड 10 क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्टिव होंगे। तो सबसे पहले हम प्रॉज की बात करते हैं कि मुझे इस एग्ज़ाम में क्या अच्छा लगा कि उन्होंने आपकी ये नहीं देखा कि बच्चा कितना लिख सकता है, कैसे लिख सकता है। लाइक जैसे सारे टीचर्स ने प्रैक्टिस करवाया था यूट्यूब पे भी। एंड आई अंडरस्टैंड दिस कि अभी बच्चों का फर्स्ट टाइम था, पैटर्न चेंज फर्स्ट टाइम हुआ है, कोई मॉक अवेलेबल नहीं था, तो बहुत बच्चे थोड़े कंफ्यूज हैं, डिवास्टेटेड भी हैं कि एग्ज़ाम कैसा गया कैसा नहीं। बट जो चीज़ मुझे अच्छी लगी इनके एग्ज़ाम में, उन्होंने टू द पॉइंट पूछा है। उन्होंने बोला ही नहीं कि आप इन डेप्थ जाओ। आपकी जो वेटेज थी 1 मार्क्स 2 मार्क्स 1 मार्क्स या 2 करके आपका डिवीजन था या 1-3। सो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। आप 3 to 4 लाइन्स लिखो, मोर देन सफिशिएंट है फॉर 1 मार्क्स। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में एक पेज को हाफ हाफ डिवाइड कर लो। वैसे मेरे को सुनने में ये भी मिला था कि डिवीजन ऑलरेडी पेपर पे थी, तो अगर इन फ्यूचर मुझे मतलब उनकी कॉपी दिख जाती कि किस टाइप की कॉपी आई थी तो मैं और अच्छे से बच्चों को गाइड कर सकती हूँ। बट उन्होंने आपकी क्लैरिटी कंसेप्ट की देखी। उन्होंने ये नहीं देखा कि बच्चा कितना लिख सकता है, कितना उसका वो है। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं ना, कहानियाँ भी लिखाते हैं। लाइक +2 की हम कॉपीज चेक करते हैं तो बच्चों को ये पता ही नहीं होता, वो 2 मार्क्स में 3-3 पेज भर देते हैं और जो क्वेश्चन 5 नंबर का होता है, 4 नंबर का होता है, लास्ट में टाइम नहीं बचता तो वो 1-1 मार्क्स में उसको ख़त्म कर रहे होते हैं। तो उन्होंने मतलब ये चीज़ बहुत अच्छी रखी थी कि इतने मार्क्स का क्वेश्चन है, इतने अमाउंट में आपको लिखना है और इतने पेज पे लिखना है, तो वो चीज़ बहुत अच्छी थी। सेकेंड थिंग, मैं ये नहीं बोल सकती कि पेपर बहुत ही ज़्यादा टफ था, क्योंकि बहुत क्वेश्चन मुझे इसमें डायरेक्ट भी मिले हैं। जैसे ही बच्चों ने कल मेरे साथ एग्ज़ाम शेयर किया तो मैंने देखा है, मैं बताऊंगी भी आपको कहाँ से क्वेश्चन हैं कहाँ से क्वेश्चन नहीं है। पर मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि पेपर बिल्कुल NCERT से था। आउट ऑफ NCERT भी कुछ चीज़ें हैं, लाइक उस चीज़ का नाम NCERT में मेंशन है बट इतना डेप्थ में NCERT में मेंशन नहीं है। तो बच्चों की कंसेप्चुअल क्लैरिटी थोड़ी सी MSc BSc लेवल तक होनी चाहिए। बिकॉज अगेन ये कुछ अप्लाइड सब्जेक्ट्स में MSc तक गए हैं, बट कुछ सब्जेक्ट्स लाइक बॉटनी का एक ही क्वेश्चन था, वो लिवरवर्ट वाला, वो मुझे लगा कि ग्रेजुएशन लेवल में आपका हो जाएगा अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ब्रायोफाइट्स में, मार्केंशिया की, रिक्शिया की। तो जो बच्चे अब KVS का पेपर देने जा रहे हैं, मैं देखती हूँ मेरे पास अगर IFS की डाइवर्सिटी की PDF मिल जाती है, आई विल शेयर दैट इन अ ग्रुप। तो आपको क्या करना है, ग्रेजुएशन के लेवल पे सिर्फ उनकी स्टार्टिंग पढ़नी है, इन डेप्थ नहीं पढ़ना कि डेवलपमेंट कैसी है, क्या है, फलाना है ढमकाना है, कुछ नहीं पढ़ना। सिंपल तुमने 1 चीट शीट पढ़नी है मार्केंशिया की, और उसके बाद आपको पढ़ना है एंथोसिरोस का, एंथोसिरोस के बाद आपको पढ़ना है रिक्शिया, फ्यूनेरिया। बस ये 4 ब्रायोफाइट्स का 1-1 पेज का उसका मेन पॉइंट्स पढ़ना है। फिर आपको अगर टेरडो में पूछ लेते हैं तो सिर्फ सलाजिनेला पढ़ के जाओ, बाकी भगवान भरोसे छोड़ो। और टेरडोफाइट्स का एक मैंने ना तुम्हें हेट्रोहोमोस्पोरस वाला वीडियो पढ़ा रखा है, वहाँ जाके वो वीडियो पढ़ लो टेरडोफाइट्स का। उसके बाद रही बात, इतना ही पढ़ो प्लांट किंगडम में। जिम्नोस्पर्म्स में साइकस और पाइनस देख लेना, एफेड्रा यू कैन स्किप, वल्विशिया यू कैन स्किप, पाइनस ज़रूर देख लेना क्योंकि कभी कभार पाइनस के स्पीशीज़ से क्वेश्चन आ जाती है। ठीक है, देन अब रही बात NCERT। पहले मैं NCERT से बात करूँगी। पहला क्वेश्चन देख के बच्चे डर गए, प्रिस्टिस और लेबियो। बट अगर हल्की सी भी आपने दिमाग लगाई हो कि जो लेबियो है वो हमारी बोनी फिश है और प्रिस्टिस जो है वो हमारी कार्टिलेजनस फिश है,
और अगर आपको उसका डिफरेंस पता हो तो वो क्वेश्चन बहुत ईजी था अटेम्प्ट करना 4 मार्क्स में। उन्होंने जस्ट ये पूछा था कि किस में किस टाइप का होता है, किस में किस टाइप का होता है, तो इसमें से एटलीस्ट 4 में से 2 स्टेटमेंट्स करने लायक थी। इतना भी टफ क्वेश्चन नहीं था वो। रही बात नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन जो मुझे थोड़े ट्रिकी लगे। एक न्यूरॉन्स वाला कि न्यूरॉन्स पोस्ट माइटोटिक स्टेज में मैच्योर न्यूरॉन्स डिवाइड क्यों नहीं करते, और एग वाला। नो डाउट एग में मेरे को पता था कि एल्ब्यूमिन प्रेजेंट होता है, जिसको हम एग एल्ब्यूमिन बोलते हैं, उसमें टर्शरी स्ट्रक्चर है, बट स्टिल बहुत बच्चों को नहीं पता होगा। और वहाँ पे आपकी इन्होंने प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग देखी है 11th और 12th के प्रैक्टिकल्स की अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि जैसे हम 11th 12th में प्रैक्टिकल्स करवाते हैं, यू आर गोइंग टू बी अ पीजीटी टीचर, तो कुछ लोग तो पढ़ा भी रहे होंगे, तो वहाँ पे आप आइसोलेशन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए करवाते हो, बहुत लोग बनाना से करवाते हैं, मैक्सिमम टीचर्स बनाना से ही करवाते हैं। इस तरीके से हम एक पोटैटो ऑस्मोमीटर और एग का भी हम करते हैं एक्सपेरिमेंट, जिसमें हमें एग की पील छीलनी होती है और एग को हम मतलब टेस्ट करते हैं कि उसमें क्या प्रेजेंट है क्या नहीं, बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर। तो बायोमोलिक्यूल चैप्टर से एग वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा फ्रेम कर रखा था। तो वो 2 क्वेश्चंस में मैं बोल सकती हूँ कि बच्चों के लिए वो 2 क्वेश्चंस थोड़े टफ थे। ओके, देन सबसे पहले हम डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। इन्होंने सबसे ज़्यादा वेटेज जो दिया है, यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम ह्यूमन फिजियोलॉजी को दी जाती है, पर इन्होंने इस बार प्लांट फिजियोलॉजी को दिया है। एंड ऐसा नहीं है कि कोई चैप्टर उन्होंने छोड़ा हो, मतलब हर चैप्टर को उन्होंने कवर करने की कोशिश की है। फॉर एग्जाम्पल पहले डिस्क्रिप्टिव की बात करते हैं। डिस्क्रिप्टिव में C3 साइकिल का पूछा था, तो C3 साइकिल देखो बिल्कुल डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। उन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं पूछा था, उन्होंने स्टेजेस पूछे थे और हर स्टेज में कौन सा प्रोडक्ट बनता है, 3 ही स्टेज आप पढ़ते हो, रिडक्शन, कार्बोक्सिलेशन, रीजनरेशन। तो वो क्वेश्चन अटेम्प्टेबल था, मैं ये क्वेश्चन नहीं बोल सकती कि वो क्वेश्चन अटेम्प्टेबल नहीं था। फिर इन्होंने आपसे कॉम्प्लेक्स 5 के बारे में पूछा, जिसमें आपको ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स के बारे में बताना था, जिसके F0 F1 कॉम्प्लेक्स होती है और वो कैसे जनरेट करते हैं ATP को। देखो वो क्वेश्चन भी अटेम्प्टेबल था रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में, तो मैं वो भी नहीं बोल सकती कि वो क्वेश्चन अटेम्प्टेबल नहीं था। तो यहाँ पे आपके 4 हो गए, जिस बच्चे ने दिमाग लगाया कार्टिलेजनेस और वो, वहाँ पे आपके 12 मार्क्स हो गए। देखो 8 मार्क्स को मैं अभी साइड रख रही हूँ, क्योंकि न्यूरॉन वाला और एग वाला जिसने दिमाग चला दिया, एग वाला भी अटेम्प्टेबल था। न्यूरॉन वाला मैं बोल सकती हूँ, न्यूरॉन वाले में थोड़ी सी दिक्कत आई होगी। देन अब हम बात करते हैं प्लांट फिजियोलॉजी में इन्होंने जो पूछे आपसे ऑब्जेक्टिव। एक क्वेश्चन था एरिया ऑफ लीफ से, दैट इज़ न्यूमेरिकल, यूजुअली बच्चे छोड़ जाते हैं, बट वो क्वेश्चन अटेम्प्टेबल था अगर आपने अच्छे से एनसीईआरटी करी हो। देन उसके बाद एक क्वेश्चन था टोनोप्लास्ट इन प्लांट सेल, वो क्वेश्चन भी आपका करने लायक था। देन क्रेब्स साइकिल वाले में आपने ऑप्शंस देखे, एक ऑप्शन था कंडेंसेशन और एक ऑप्शन था हाइड्रेशन। देखो वो 2 ऑप्शंस तो पहले ही रूल 1 आउट हो रहे थे, क्योंकि वो दोनों चीज़ें आप क्रेब्स साइकिल में नहीं पढ़ते हो, वो 2 चीज़ें आप फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म में पढ़ते हो। तो उसके बाद जो 2 ऑप्शन थे, एक था सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन और ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। तो हमें पता है कि क्रेब्स साइकिल में 3 स्टेप्स पे ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है आपका, जिससे आपका 6 कार्बन टू 4 कार्बन कंपाउंड बनता है और उसके बाद आपकी फिर से क्रेब्स साइकिल होती है। तो क्रेब्स साइकिल वाला क्वेश्चन करने लायक था अगर दिमाग लगाया जाए तो, क्योंकि उसमें आंसर भी मोस्ट प्रोबेबली ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ही है। फिर एक क्वेश्चन था आपका पोलैरिटी पे, अबैक्सियल अडैक्सियल पोलैरिटी। वो क्वेश्चन थोड़ा सा मैं बोलूँगी कि MSc के लेवल का था, बट बेसिक से था, मतलब इन डेप्थ कोर MSc का नहीं था। स्टार्टिंग में जब आप एनाटमी ऑफ एंजियोस्पर्म कुछ कॉलेजेस में सब्जेक्ट होता है, तो वहाँ पे आप स्टार्टिंग में ही कुछ थ्योरीज पढ़ते हो, शूट एपिकल मेरिस्टम और रूट एपिकल मेरिस्टम में, जैसे कॉर्पस ट्यूनिका थ्योरी और मतलब बहुत सारी थ्योरीज होती हैं, वहाँ से वो क्वेश्चन थी। तो वो क्वेश्चन आप चलो बोलो, मैं स्किप ही मानूंगी उसको। देन नेक्स्ट वेटेज जो मुझे लगी, मोल बायो उसके बाद उन्होंने पूछा है, और मोल बायो में ये एनसीईआरटी से बाहर गए हैं, क्योंकि ना ही ट्रांसलोकेज के बारे में मोल बायो में मेंशन है एनसीईआरटी में, ना स्प्लाइसियोसोम के बारे में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर में मेंशन है। तो वो उन्होंने थोड़ा CUET लेवल से पूछा है। नो डाउट यूजुअली ट्रांसलोकेज और स्प्लाइसियोसोम दोनों ही इजी हैं, पर अगर कंसेप्ट ना पता हो तो बच्चों के लिए डिफ़िकल्ट है, मैं मान रही हूँ। देन नेक्स्ट इन्होंने जो कवर किया है ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में देखो, ह्यूमन फिजियोलॉजी सारी ही मतलब मुझे कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगी नहीं।
ह्यूमन फिजियोलॉजी में इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था, रेस्पिरेटरी रेगुलेटरी सेंटर, क्योंकि इन्होंने सिर्फ 2 ही नाम मेंशन किए हुए हैं और बहुत शॉर्ट में मेंशन किया हुआ है। तो रेस्पिरेटरी रेगुलेटरी सेंटर थोड़ा इन्होंने अच्छे से पूछा है। पेप्टाइड हार्मोन वाला आप कर सकते थे, ठीक है। फिर इन्होंने एक पूछा है केमिकल नेचर ऑफ एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन और कॉर्टिसोल। तो सिंपल यहाँ पे लिखना था कि इनका जो केमिकल नेचर है वो स्टेरॉइडल इन नेचर है, और इनका जो मैकेनिज्म ऑफ फंक्शनिंग है कि इनका जो रिसेप्टर है वो अंदर प्रेजेंट होता है मेम्ब्रेन के, या तो न्यूक्लियस में या साइटोसोल में, क्योंकि जो स्टेरॉइड है वो जो है आपका वो बहुत इजीली क्रॉस कर लेता है। स्टेरॉइड ड्यू टू लिपिड प्रेजेंस बहुत इजीली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेता है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी प्रोटीन और लिपिड से ही बनी होती है। इसलिए इनके जो रिसेप्टर होते हैं वो न्यूक्लियस और साइटोसोल में होते हैं, जहाँ पे जाके वो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करने के बाद अपना जो इनका टारगेट जीन है उसका एक्सप्रेशन करवाते हैं। तो ये क्वेश्चन करने लायक था, ये क्वेश्चन करने लायक बिल्कुल था। ओके, देन जेनेटिक्स की बात करते हैं। तो जेनेटिक्स में आपको एक क्वेश्चन आया था जिसमें ऑटोसोमल ट्राइसोमी की 2 डिसीजेस थी, और उन 2 डिसीजेस का हमें पेयर चूज़ करना था। तो उसमें एक चीज़ कन्फ्यूजन थी, बट पहले वाला तो आप ऐसे ही रूल 1 आउट कर रहे थे, क्योंकि उसमें डाउन सिंड्रोम के बारे में नहीं लिखा था कि डाउन सिंड्रोम में हमारी ट्राइसोमी होती है 21 क्रोमोसोम की। उसके बाद दूसरा वाला थोड़ा सिलेक्ट करने में डिफ़िकल्टी था, क्योंकि डाउन सिंड्रोम यूजुअली 2 to 3 इसमें मेंशन था, ठीक है। क्राइडू चैट तो नहीं होता है, बट मैं तुम्हें पढ़ाऊँगी, मैं टेबल तुम्हें पढ़ाऊँगी, मैं शॉर्ट्स पोस्ट करूँगी अभी इस वीक। मैं ज़्यादा लंबी वीडियोस इस वीक पोस्ट नहीं करने वाली, क्योंकि आपका KVS का एग्ज़ाम है, एंड दैट एग्ज़ाम इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बट शॉर्ट्स में जितने टॉपिक्स मैं तुम लोगों को कवर करवा सकती हूँ, आई विल डेफिनेटली। फिर एक चीज़ मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी इन लोगों की, यूजुअली बंदे ह्यूमन रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन पूछते हैं, बट दे इंक्लूड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो इससे ये वो देखना चाहते हैं कि अगर आपको सेक्स एजुकेशन पे स्कूल्स में बात करनी पड़े तो हाउ मच नॉलेज यू हैव, और आप उसके बारे में कैसे बात करेंगे। तभी सेक्स एजुकेशन से रिलेटेड टॉपिक 8th क्लास से मेंशन किए जाते हैं। जैसे 8th क्लास में हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बच्चों को पढ़ाते हैं, मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में पढ़ाते हैं, फर्टिलाइजेशन वगैरह के बारे में पढ़ाते हैं। देन 10th में भी ये रिपीटेड है कि हम बच्चों को मेंस्ट्रुएशन, मेनार्की के बारे में, मेनोपॉज के बारे में पढ़ाते हैं। देन +2 में तो 2 चैप्टर्स आपके रखे हुए हैं, प्रॉपर ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ। एंड +2 में तो यूजुअली आपको बैरियर्स के बारे में पढ़ाते हैं कि हमें कब डायफ्रैगम यूज़ करना है, कब हमें कॉन्डम्स यूज़ करनी चाहिए, कब हमें लैक्टेशनल एमनेरिया मेथड यूज़ करना चाहिए, या हम कॉन्ट्रासेप्टिव्स का आपको बताया हुआ है प्रॉपर। सहेली कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में प्रॉपरली मेंशन है। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। तो मैं यही बोलूँगी कि KVS के लिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन दोनों चैप्टर्स बहुत अच्छे से पढ़ के जाएँ। यूजुअली गैमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बट आजकल मैंने देखा है कि बहुत से पेपर्स में ना इम्प्लांटेशन वाला टॉपिक प्लस प्रेगनेंसी वाला टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। प्रेगनेंसी वाला टॉपिक अगर हो सके आई विल टीच यू, क्योंकि उसमें ना थोड़ा सा ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन पे भी 2021 से थोड़े ज़्यादा ही क्वेश्चंस आ रहे हैं। लाइक प्रेगनेंसी किट पे आया था कि अगर प्रेगनेंसी किट में कौन सा हार्मोन है जिसके थ्रू ये डिटेक्ट होता है कि दैट वी आर प्रेग्नेंट और नॉट। तो उसमें HCG की जो प्रेगनेंसी किट है वो किस पे वर्क करती है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। फिर एक और डायग्राम है FSH और LH और फीडबैक इनिबिशन के बारे में प्रॉपरली, वो एक ही डायग्राम है, बट इफ़ यू हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर डायग्राम, सो दैट डायग्राम विल हेल्प यू इन फ्यूचर। तो इन्होंने एक चीज़ मुझे अच्छी लगी, बट आपको घुमाने के लिए उन्होंने असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़, जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में लास्ट पेज है, जिसमें हम पढ़ते हैं जिफ्ट पढ़ते हैं, गिफ्ट पढ़ते हैं, IVF पढ़ते हैं कि वो क्या होता है। एंड ये क्वेश्चन HPSC में भी आर्ट पे पूरा 10 मार्क्स में आया हुआ था, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। फिर इन्होंने एक चीज़ थोड़ी सी पूछी, क्योंकि लैक्टेशनल एमनीरिया होता क्या है ये हमें पता है, बट लैक्टेशनल एमनीरिया को कैसे हमने हार्मोन से मतलब हॉर्मोन्स के साथ कनेक्ट करना है, वो चीज़ NCERT में थोड़ी कम मेंशन है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इन डेप्थ एंडोक्राइनोलॉजी से पूछा गया है। देन इकोलॉजी और एवोल्यूशन, देखो एवोल्यूशन से तो बहुत ही कम क्वेश्चन आया है, सिर्फ एक बोटल नेक इफेक्ट पे क्वेश्चन पूछा है, सो यू कैन कंसीडर दैट क्वेश्चन इन इकोलॉजी ऑल्सो। तो अब हम बात करते हैं जेनेटिक्स के बाद जो पूछा गया है वो है इकोलॉजी। इकोलॉजी में इन्होंने कवर किया है क्रोकोडाइल वाला क्वेश्चन, बट वो क्वेश्चन बहुत इजी था असर्शन रीजन में कि क्रोकोडाइल को हम उसी के हैबिटेट में कंजर्व कर रहे हैं।
तो वो टाइप की कंजर्वेशन जो है वो इन सीटू होती है, ना कि एक्स सीटू। तो आपका जो रीज़न था वो गलत था और असर्शन आपकी सही थी। तो वो क्वेश्चन बहुत करने लायक था, मतलब उसमें आपकी थोड़ी सी मतलब ये पूछा गया है कि आप में कॉमन सेंस कितनी है, कॉमन सेंस से वो क्वेश्चन करने लायक था। इकोलॉजिकल सक्सेशन का क्वेश्चन इन्होंने थोड़ा सा घुमा के दिया है। एनसीईआरटी में इकोलॉजिकल सक्सेशन का कंसेप्ट है और आप लाइंस पढ़ोगे तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडेबल भी है। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में अगर तुम्हें कुछ भी नहीं पता और तुमने थोड़ा बहुत भी लिखा है तो 2.5 मार्क्स 4 में से स्कोर करना मुश्किल नहीं था। देन एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स। यूजुअली अनाटमी पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, पर इन्होंने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे हैं, जिसमें 2 क्वेश्चन तो मैं बोल सकती हूँ कि एनसीईआरटी से करने लायक थे। एक एस्टिवेशन वाला क्वेश्चन, जैसे 4th ऑप्शन था, 4th ऑप्शन में इन्होंने ये सही बताया था कि जो हमारी वैक्सिलरी प्लेसेंटेशन है वो पी के केस में प्रेजेंट होती है, बट उसकी डेफिनेशन गलत थी, उसकी डेफिनेशन 2nd ऑप्शन में गिवन थी। तो फॉर मोस्ट प्रोबेबली उसमें ना अभी आपके ऑप्शंस क्लियर नहीं हैं जो पीडीएफ आप लोगों ने मुझे दिया है, बट मोस्ट प्रोबेबली उसमें 3rd ऑप्शन सही है, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन वाला, कि ओवरलैपिंग तो होती है बट एक मैनर में नहीं होती है, और ये इंटरव्यूज़ के लिए भी अच्छा खासा हॉट टॉपिक है। फिर कैस्पेरियन स्ट्रिप, अब ये प्लांट फिजियोलॉजी में मैं कंसिडर करूँगी क्योंकि आपका जो पहला चैप्टर है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, तो वहाँ पे हम पढ़ते हैं कि एंडोडर्मिस क्या होता है, और वहाँ पे हम पढ़ते हैं एपोप्लास्टिक पाथवे, सिम्प्लास्टिक पाथवे, और एक और पाथवे होता है ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे, बट एनसीईआरटी में आई थिंक उसके बारे में मेंशन नहीं है। तो कैस्पेरियन स्ट्रिप पे उन्होंने क्वेश्चन अच्छी बनाई है। देन एक मिसलेनियस टॉपिक में मैं कंसीडर करूँगी न्यूक्लियर लमाइना। देखो न्यूक्लियर लमाइना जो है ना वो न्यूक्लियस में है, और आई थिंक मैं आज पढ़ूंगी बायोमोलिक्यूल्स सेल वाले चैप्टर में कि न्यूक्लियस में कितना मेंशन है। तो जो न्यूक्लियर लमाइना है ना, ये लैमिन्स होते हैं, ये टाइप ऑफ साइटोस्केलेटन प्रोटीन्स होते हैं जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, एंड ये हमारे प्रोफेज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, लैमिन ए, लैमिन बी, लैमिन सी। और जब माइटोसिस होती है और वहाँ पे हमारा कंडेंसेशन हो रहा होता है न्यूक्लियस का, न्यूक्लियोलस का, टीलोफेज तक तो डिजॉल्व ही हो जाती है प्रॉपर मेम्ब्रेन, तो ये लैमिन्स आपस में ब्रेक डाउन होते हैं और यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन, डिफॉस्फोराइलेशन का कंसेप्ट आता है। तो जिन बच्चों को न्यूक्लियर लैमिन्स के बारे में नहीं पता था, मैंने इस लेमन लैंग्वेज में आप लोगों को समझा दिया। तो ये क्वेश्चन करने लायक भी था, जिसको नॉलेज है, जिसको नहीं है उस बच्चे को तो नहीं पता होगा, बट मेरे हिसाब से अटेम्प्टेबल था। फिर इन्होंने इम्यूनोलॉजी, मतलब आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़, वहाँ से 2 चैप्टर्स की वेटेज रखी है। देखो WBC वाला मैं ये नहीं बोलूँगी एंटायरली एनसीईआरटी से आया, क्योंकि मैंने रात से तुम्हारा पेपर ही देख रही हूँ। तो एनसीईआरटी में जो चैप्टर 13 नहीं मतलब एनिमल फिजियोलॉजी का 3rd चैप्टर है हमारा हार्ट वाला, तो वहाँ पे ना इन्होंने स्टार्टिंग में जैसे पढ़ा रखा है RBC WBC, तो मैं देख रही थी कि WBC के इन्होंने कंपोनेंट्स बता रखे, पर ये नहीं बता रखा कि WBC क्यों फर्स्ट होते हैं। और एक क्वेश्चन इन्होंने बहुत अच्छा पूछा है रिकरेंट फीवर वाला, वो क्वेश्चन आपका पता है कहाँ से आया? प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल से, और मैंने प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल बहुत अच्छे से पढ़ाई है। जिस बच्चे ने वो साइकिल देखी है उस बच्चे के लिए वो क्वेश्चन करने लायक था। रही बात एनिमल किंगडम, प्रिस्टिस लेबियो अटेम्प्टेबल था बट ट्रिकी था। उसके बाद बेसिक से क्वेश्चन आया है और इसमें आपसे सारी ही पूछ ली हैं कि डेफिनेशंस की, इफ़ यू हैव नॉलेज कि इस फाइलम में कौन सी चीज़ कौन सी कैटेगराइज होती है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन जो मिसलेनियस ज़ूलॉजी से पूछे गए हैं, देखो डाइनोफ्लैजिलेट जो है ना वो यूजुअली हम प्लांट्स में भी पढ़ते हैं, एनिमल्स में कम ही पढ़ते हैं, तो डाइनोफ्लैजिलेट्स आप प्लांट्स में कंसीडर कर लो, मिसलेनियस प्लांट वाला टॉपिक। बायोमोलिक्यूल से एग, एक क्वेश्चन जो थोड़ी सी अच्छे लेवल पे बनी हुई थी वो थी फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म, और वो जाता है ग्रेजुएशन लेवल पे। ग्रेजुएशन लेवल में हम पढ़ते हैं लिपिड मेटाबॉलिज्म, उसके अंदर आता है फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म। फिर फर्दर उसमें हम पढ़ते हैं फैटी एसिड की फॉर्मेशन और फैटी एसिड की डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ फॉर्मेशन ऑफ फैटी एसिड से बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, बट अगर कोई MSc का बच्चा है और उसकी MSc अभी अभी हुई है, लाइक उसने B.Ed पहले कर रखी है, तो वो ये क्वेश्चन अटेम्प्टेबल सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए था। तो ओवरऑल मैं अब 15 वाला रेशो हटा के 60-40 रेशो कर रही हूँ कि 60% पेपर NCERT से था,
40% पेपर थोड़ा सा एनसीईआरटी को वो बड़े लेवल पे लेके गए हैं, बट फिर भी 70 to 75% पेपर इज़ अटेम्प्टेबल अकॉर्डिंग टू मी इफ़ यू हैव अ ग्रेट नॉलेज, बट इट्स ओके। फर्स्ट अटेम्प्ट था, बहुत बच्चों का अच्छा नहीं हुआ है, तो डोंट बी लाइक कि ये वाले एग्ज़ाम से कोई होप नहीं है। भगवान में भरोसा रखिए। माइट भी आपकी कट ऑफ कम चली जाए, माइट भी आप सिलेक्ट हो जाओ, तो कुछ मत सोचो, अपनी ओवर थिंकिंग बिल्कुल साइड में रखें एंड सिंपली आपने आज क्या काम करना है। अगर आपके पास आपके एमएससी के नोट्स हैं तो एक छोटी सी जिस्ट रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, स्प्लाइसिंग की ले लीजिए। फ्रॉक के टिम्पैनम पे एक क्वेश्चन आया था, वो मैं टॉपिक तुम्हें पढ़ा दूंगी कल परसों। मैं इस वीक आपको EMRS का जो पेपर हुआ है डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों सॉल्व करवा दूंगी। प्लीज़ वो वीडियोस देख के जाना, माइट इट हेल्प। बिकॉज मैंने KVS का पेपर भी दिया था। KVS के पेपर में नोबेल प्राइजेस जो पीस में मिले थे उस पर क्वेश्चन आया हुआ था, और मैंने CBSE DRDQ का भी पेपर देखा था, सेम ही कंसेप्ट पे क्वेश्चन बना हुआ था। आई एम नॉट सेइंग कि उस पेपर से सेम पेपर आएगा, क्वेश्चन डिफर कर सकते हैं, बट वो क्वेश्चन करके जाओगे तो थोड़ा सा ये होगा ना, तुम्हें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा KVS को अच्छा करने के लिए। तो बी प्रिपेयर्ड, और जो तुमने पढ़ लिया है वही पढ़ो, उसको अच्छे से रिवाइज करो। डोंट गो फॉर न्यू थिंग्स राइट नाउ। जो चीज़ें मैं बता रही हूँ अगर कर सकते हो वेल एंड गुड, नहीं कर सकते यू कैन स्किप दैट, ओके। जस्ट अपनी NCERT अच्छे से रिवाइज करके जाना, डायग्राम्स देख के जाना, लेबलिंग्स देख के जाना, एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल। अब थोड़ा सा मैं यहाँ बता देती हूँ, ये आपको पाई चार्ट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और लगा लेना। फिर हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स एज यूजुअल, प्लांट फिजियोलॉजी की वेटेज बहुत ज़्यादा थी, फिर मोल बायो की थी, फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी से मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे कुछ टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स को थोड़े अच्छे से पढ़ के जाना। ऑप्रोन का कंसेप्ट थोड़े अच्छे से करके जाना, और लैक्ट से छोड़ के थोड़ा ट्रिप्टोफैन ऑप्रोन भी पढ़ लेना। एक क्वेश्चन तुम्हें म्यूटेशन से आई थी, वो क्वेश्चन करने लायक थी, मैं ये नहीं बोलूँगी नहीं करने लायक थी। मतलब आपको सीक्वेंस दे रखा था, उसमें ये बताना था किस टाइप की म्यूटेशन देखने को मिली है और उस म्यूटेशन का नाम बताना था। फिर एक मैंने बायोटेक्नोलॉजी के बारे में भी नहीं बताया। बायोटेक्नोलॉजी में आपसे वही जीन सीक्वेंस म्यूटेशन पूछी गई थी और कॉम्पिटेंट होस्ट, और ये वाला आपका बायोटेक्नोलॉजी का पहला ही चैप्टर है जिसमें आपको प्रॉपर एप्लीकेशंस, मतलब बायोटेक्नोलॉजी तो NCERT से ही थी, क्योंकि क्रायोजीन के बारे में डायरेक्टली लिखा है। क्रायोजीन के 2 एग्जाम्पल गिवन है। क्रायोजीन की फंक्शनिंग क्या होती है, RNA साइलेंसिंग वाला वहाँ पे बताना था आपको, और मतलब वो क्वेश्चन अटेम्प्टेबल था। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपका जो था कॉम्पिटेंट होस्ट वाला, वो क्वेश्चन भी अटेम्प्टेबल था। इकोलॉजी में पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल, मैं ये भूल गई, पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल से क्वेश्चन बहुत अच्छा आया है, NCERT में मेंशन है। थोड़ा सा बाहर जाके पढ़ना है तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल, और एक आपका G शेप्ड और S शेप्ड होता है, वो अच्छे से लॉजिक नहीं क्या था मुझे याद नहीं आ रहा, अदरवाइज आई विल टीच यू। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन वाला क्वेश्चन बहुत ईजी था, ये आपकी वेटेज रही है, और ऊपर टॉपिक्स हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ना। और अभी स्मार्ट स्ट्रेटजी ये है, ये वाला पेपर अच्छे से सॉल्व करके जाना। एक HPSC का पेपर दिया है, वो वाले क्वेश्चन एक बार देख लेना। इकोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी अच्छे से पहले पढ़ के जाओ, साइकिल्स अपनी फिंगर्स पे होनी चाहिए। ह्यूमन फिजियोलॉजी फिर पढ़ना। जेनेटिक्स थोड़े से मैं टेबल्स प्रोवाइड कर दूँगी, उनको पढ़ लेना, ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव पे मत जाना, अपनी ऑब्जेक्टिव अच्छे से रखना। एंड अगर और भी कोई हेल्प चाहिए यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, ओके। सो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि परसों या कल आई विल नॉट प्रॉमिस, मैं ट्राई कर रही हूँ आपका पेपर जितना जल्दी सॉल्व हो सके मैं आप लोगों को पढ़ा दूँ, बट टाइम लगता है, मेरे को खाना पूर्ति नहीं करनी है। जैसे ही सॉल्व होगा आई विल टीच यू गाइस। सो ऑल द बेस्ट ऑल, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल लाइफ लॉजी सिंसे।